पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो, लेकिन नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। हर मजहब अपने आप हर दूसरे मजहब को स्पेस दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये काम हमें हारमनी लानी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि 2014 की जजमेंट है और इसमें लास्ट हियरिंग जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जो इफेक्टिव हियरिंग हुई है वो 30 नवंबर 2022 में हुई है। 23 में गलत बेंच के सामने लग गया तो उन्होंने कहा 2 मेंबर है, लग नहीं सकता, और 2024 में हम आ गए हैं क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा, रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है, आइन स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है। वरना तो आप सारा इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ये ऑब्लिगेशन है, दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू विल हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं हो। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन से ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस जजमेंट को भी हम देखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी, और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी इंशाल्लाह और उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन मैं वैसे, क्योंकि अभी मौका है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ ये कि माइनॉरिटी राइट्स को हम कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जजेस कैसे देख रहे हैं, लीगल सेक्टर कैसे देख रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और हिंदूज़ 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं, और बाकी जो लगा लें कि सिख्स हैं ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम हैं, इतनी इनकी मिकदार है। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं, तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल्स हैं, और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज़्यादा नहीं है। हमारी रिपोर्ट्स जो हमारी कंट्री के बारे में बन रही हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही।
एक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है 2023 की, जो काफ़ी हमें शो करती है कि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है। और मैं हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे अपने कोर्ट में बहुत लोग रहे हैं, AR कॉर्नेलियस साहब रहे हैं, दोरा पटेल साहब रहे हैं, राणा भगवान दास साहब रहे हैं, रुस्तम सोहराब जी सिद्धवा साहब रहे हैं, और बड़े कमाल और बड़े जजेस रहे हैं मुल्क के। इतने काबिल लोग हैं सारे कि हमारा मज़हब भी, और अब मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ इस कमरे में, कि एक्चुअली चेंज तो हमने लाना है ना। 96% तो हम हैं, हमने इनके लिए स्पेस बनानी है, हमने इनके लिए जगह बनानी है। ये तो 1.6% या 1% हैं और फिर भी प्रॉब्लम में है, और हम 96% इनको नहीं समझ पा रहे। तो शायद गुफ्तगू तो हमें आपस में करनी चाहिए बजाय इनके साथ करनी चाहिए। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अगर हम गुफ्तगू अपनी करें और समझे मैं मुसलमानों से मुखातिब और हम घर में बैठे हैं अपने, हमारे घर में 1.6 या 2% या 3% माइनॉरिटीज़ हैं जो बहुत परेशान हैं, तो क्या वजह है? हम क्या कर रहे हैं गलत? हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ, एज अ जज भी मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी कहाँ से मैं समझ लूँ, इस विजडम कहाँ से लाऊँ, कैसे समझूँ कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसे देखना है मुझे? तो मैं कुरान शरीफ की तरफ ही जाऊँगा ना एज ए मुसलमान में, और किधर से शुरू करूँगा? तो कुरान से शुरू करता हूँ। तो मैं सूरह अल-बकरा पढ़ता हूँ। पर्सनल मामला है हर आदमी का, ये सूरह बकरा हमें बता रहे हैं। अच्छा चलें, शरीफ से हमने देख लिया, फिर हम जाते हैं अपने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम उनकी लाइफ देखते हैं, उन्होंने क्या कहा हमें, और हम कहाँ से लें सारी विजडम। असूल से हम देखते हैं कि उनके क्या सुनना क्या है और उन्होंने क्या कहा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का हम पढ़ते हैं, उधर देखते हैं कि उस वक्त बात की उन्होंने, और डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करता है वो कहता है किसी किस्म की एग्रेशन नहीं करनी, म्यूचुअल है, फ्रीडम होनी चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, इफेक्टिवली क्रिएट करें कि सारे इकट्ठे रह सकें मज़ाहिब। ये उस वक्त कह दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। मैं मतलब कहाँ से सीखूंगा? मैं कुरान शरीफ उठाऊंगा, मैं सुन्ना उठाऊंगा, इधर से शुरू करूंगा ना कहानी। तो इधर तो ये हो रहा है। कॉवेनेंट्स उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ किए, बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया जाता है वे कॉवेनेंट्स ऑफ नजरान थे, उनके साथ उन्होंने शोर किया था कि उनकी चर्च की प्रॉपर्टी किसी किस्म की उनकी फेथ के मामलात में हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी। और ये केस सारा आपकी चर्च प्रॉपर्टी जलाने का हो रहा है। तो कहाँ क्या बात हो रही है और यहाँ क्या बात हो रही है? तो जो डिस्कनेक्ट है ना, इसको प्लीज एड्रेस करें। हम अपने पर्सनल लेवल पे तो समझें, अदालतें तो करती रहेंगी और जजमेंटें भी होती रहेंगी, इंप्लीमेंटेशंस भी होती रहेंगी, लेकिन आप और मैं जो मुसलमान यहाँ बैठे 96%, हम खुद तो इंट्रोस्पेक्शन करें ना, खुद तो सोचें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पिछले आबाओ अजदाद पहले कह क्या रहे हैं और हम जा किस तरफ रहे हैं। तो बेशुमार आपको मिलती हैं हदीसें ऐसी जो कहती हैं कि जी आपको ट्रीटमेंट जो है ना माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत काइंडनेस के साथ चलना है, जस्टिस के साथ चलना है। और इस पे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। चलें, ये तो हो गया हमारा मजहबी पहलू, जिसमें हमारे कुरान में और सुन्ना में ये कहा गया है कि जी आपने इनका ख्याल करना है, प्रोटेक्शन देनी है आपने इनको। अच्छा चले आगे चलते हैं, हम अपने आइन पे आ जाते हैं। आइन तो इतना स्ट्रांग है जिसकी कोई हद ही नहीं, और इसीलिए मैं जो हमारी माइनॉरिटीज़ यहाँ बैठे हैं, आप सुने कि हमारा आइन कितना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है और क्या कह रहा है और हम किस तरफ चले। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैं कोट कर रहा हूँ आइन में से, प्रीएम्बल में कोट कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है, पहला सफ़ा है आइन का। अगर आप आइन खोलें, सारा ना भी पढ़ें, पहला सफ़ा पढ़ लें प्रीएम्बल का, तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, टॉलरेंस रवादारी और इक्वालिटी मसावत, एंड सोशल जस्टिस इंसाफ एज इनंसिएटेड इन इस्लाम शेल बी फुली ऑब्जर्व। जो इस्लाम ने कहा है उस तरह आपने, अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि इस्लाम में क्या है। वेर इन एड से ज़्यादा आप क्या स्टेटमेंट देंगे आइन में कि वो इजाज़त है माइनॉरिटीज़ को कि फ्रीली प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें अपने मज़हब को और डेवलप करें अपने कल्चर्स को। ये हमारा आइन कह रहा है कि कोई और भी राइट्स हैं वो भी लेजिटिमेट जो होंगे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आइन में लिखा है, ये आइन में पहला सफ़ा है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा आइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहला सफ़ा प्रीएम्बल का पढ़ें तो ये लिखा है। तो कायदे आज़म साहब ने क्या कहा था जी, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये आइन ने कहा है, जो उन्होंने कहा वो हमने फॉलो करनी है। तो उन्होंने क्या कहा, और ये तो सबने सुना होगा और हम बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे कुछ इस पर असर नहीं होता। हम सब पे 96% लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है सोचें इस बात को, जजमेंट तो इंप्लीमेंट हो जाएगी साकिब साहब, लेकिन आप और मैं भी तो कुछ करें ना एज एन इंडिविजुअल। ये कायदे आज़म साहब ने कब कहा?
और आज तक हम इस बात को कोई समझ नहीं पा रहे कि भाई जाने दें, जिसने जिधर जाना है, जिस जो मज़हब अपना इख्तियार करते हैं, जाएं, पढ़ें, उनको कल्चर दें, उनको प्रोटेक्शन दें कि ये डाइवर्सिटी आए, इंक्लूसिविटी आए, कोई सोच आए, ये आगे बढ़ सकें। इस तरह फिर बेशुमार आर्टिकल्स में इन्होंने पढ़े हैं, मैं जानना नहीं चाहता। आर्टिकल 4 देखें जो एक यूनिक आर्टिकल है हमारे आइन में, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21, 22 एंड इट गोज ऑन, 25, 36 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वगैरह पे मैं आगे आपको इस पे नहीं ले जाना चाहता। इट्स नॉट अ लेक्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आइन के अंदर आर्टिकल्स हैं, वो फ्लरिश करेंगे तो हम फ्लरिश करेंगे, डाइवर्सिटी आएगी, समझ आएगी, हार्मनी आएगी, पीस आएगा, ये सब समझना हमें चाहिए। और मैं आपस में मुखातिब हैं, हम आपस में मुसलमानों से कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको देखें और क्या वजह है कि हम इतनी तंग नज़री से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और एक जजमेंट जो कि ये जिलानी साहब की जजमेंट कमाल लैंडमार्क जजमेंट है, एक और जजमेंट देने को मौका मिला, मुबारक अली वाला केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये जो आपका कोटा था ये चैलेंज हो गया। किसी ने कहा ये बताएं किस तरह दे दें हम क्रिश्चियंस को 5% कोटा, ये बताएं कहाँ लिखा आइन में, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ प्रोटेक्शन। आर्टिकल 25 में तो लिखा है सिर्फ बच्चों को और औरतों को प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो ये क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज़ कैसे प्रोटेक्शन ले रहे हैं। इंटरफेथ डायलॉग शुरू करें इस मुल्क में और ज़्यादा बढ़ाएं इस चीज़ को, बिकॉज हर मज़हब ये कह रहा है, हर मज़हब अपने आप हर दूसरे मज़हब को स्पेस दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये काम हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। जब हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं, जब हम सिखिज़म को पढ़ते हैं, जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं, सब मज़हब ये कह रहे हैं कि बाकी मज़ाहिब को जगह दो, स्पेस दो, एक्सेप्ट करो। तो फिर क्या वजह है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और हमारे इतनी रिजेंटमेंट है, इतनी एग्रेशन है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, क्या वजह है, क्यों हम इतने नाराज़ हैं, इतने गुस्से में हैं, इतने एंग्री हैं। ये सारे मज़हब ये कह रहे हैं, मतलब जो पढ़ते हैं हम उसमें तो लिखा है सारे मज़हब कह रहे हैं दूसरे का ख्याल करो, उनका अपना प्यार करो, मोहब्बत करो, काइंडनेस करो। तो फिर गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये इंटॉलरेंस कहाँ से जन्म ले रहा है हमारे सिस्टम में। और मैं आपको बताऊं कि हमें टॉलरेंस की तरफ आना पड़ेगा, ये रिलीजियस टॉलरेंस नेसेसरी है। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एज अ सिटीजन टू सिटीजन, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, यहाँ बात सिर्फ हो रही है शहरी, पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई ये टॉलरेंस कब आएगी हमारे माशरे में, लानी पड़ेगी। टॉलरेंस से क्या होगा, पीस एंड हार्मनी आएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। इससे आप होल्ड कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स, बिकॉज अगर आप टॉलरेंस नहीं करेंगे तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इमीडिएटली शुरू हो जाता है, तो आप होल्डिंग द ह्यूमन राइट्स। फिर दूसरी बात क्या है, जैसे ही आप हार्मनी की तरफ चलते हैं, इंटरफेथ हार्मनी की तरफ जाते हैं, तो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी होती है। हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, हम उनके व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं, हमारी समझ और हमारी वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहा है, वो बहुत बेहतर चीज़ है। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ रही है, हमारी नौकरियों में लोग आएंगे, ये डाइवर्सिटी लाएंगे, इंप्रूव करेंगे इकोनॉमी को, बिजनेस को, ट्रेड को। ये सारी चीज़ें ग्रोथ और लर्निंग की तरफ ले जाएंगी, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगी। तो इसलिए इसमें सोचने की दो आरा नहीं है इसमें कि हमें हार्मनी लानी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ चलना पड़ेगा और उनको अपने साथ ला के नेशनल डेवलपमेंट की तरफ चलना है, ना कि उनको किसी तरह हम दूर करें अपने से। और रिवर्स में जब आप रिलीजियस इंटॉलरेंस आ जाए अगर, तो फिर क्या नुकसान आते हैं, एकदम कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस शुरू हो जाएगा माशरे में, जो आप नजर आ रहा है, आपको देख रहे हैं। सोशल डिवीजन पैदा होगी इस कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंसेस आएंगे और इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन होगी, क्योंकि सबकी कॉस्ट है, इस सारे वायलेंस की, सब कॉन्फ्लिक्ट की कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो बढ़ेगी, आपका मुल्क और पीछे जाएगा। ब्रेन ड्रेन होगी, लोग यहाँ से चले जाएंगे, वो कहेंगे बहुत ज़्यादा फसाद है यहाँ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ से हम जाते हैं किसी और मुल्क चले आते हैं। तो ब्रेन ड्रेन आपकी होने लग जाएगी। आप डेवलपमेंट और इनोवेशन को रोक रहे हैं, क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हैं हर वक्त, आप तो लड़ते हैं सारा दिन, तो क्या इनोवेशन होगी और क्या किस्म की डेवलपमेंट होगी। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी सोचना पड़ेगा आपको कि एज सिटीजन्स we have to change from today onwards. We need to bring in love and harmony towards our minorities. हमारा जब मजहब ये कह रहा है, हमारा आईन ये कह रहा है, तो फिर कहाँ से हम सोच ला रहे हैं इंटॉलरेंस की, ये समझ नहीं आ रही। तो मैं जया जागी जो आई थी, उन्होंने कहा कि जी वॉइसेस अनहर्ड हैं, तो आपको तो मैं कह दूं कि आपकी वॉइस तो सुन ली आज, कम से कम योर वॉइस इज हर्ड एंड विल टेक इट अप एट द सुप्रीम कोर्ट। और कुछ हो ना हो तो आपकी आवाज़ तो सुन ली। और मैं फाइनली बस ये कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो सुने, और मैं 4-5 पॉइंट्स कहना चाहूँगा, और ये मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि
वो इस चीज़ को फॉलो करें। ये स्टेप्स हमें लेने लाजमन है अगर हम मुल्क को किसी और लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ने एक टॉलरेंट नेशन बनना है, प्रोग्रेसिव नेशन बनना है और आगे चलना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ूंगा, और 5 पॉइंट्स हैं। देखिए, फर्स्टली, the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions जो ऊपर हमने देखी. It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns. By fostering an environment of mutual respect and understanding, we can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contributions of minorities to the nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it also beautifully. He says, and Dalai Lama says, "My religion is very simple. My religion is kindness." Thank you very much.